हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि। आज जो हमारा टॉपिक है एंटी पेपर लीक बिल 2026, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस से रिलेटेड जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें ये काफ़ी जो है रोल प्ले करेगा। अब हुआ क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि ये जो बिल लाया गया, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, हुआ क्या था। आप लोगों को पता होगा कि नीट 2026 का पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद एक सटायर सेट हुआ था, सीजेपी जिसे कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, वो सेटअप होती है। फिर धीरे धीरे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चालू हो जाता है कि ये जो पेपर लीक हुआ इससे रिलेटेड कुछ लॉ बनाया जाए, या और इसके साथ साथ जो हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। इस तरीके से इनके कुछ डिमांड्स चालू होते हैं। उसके बाद फाइनली होता ये है कि 20 जुलाई को जो भी हुआ स्टूडेंट्स के साथ, वो हम सब लोगों ने देखा कि कितनी बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया। आगे चल के जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। रेजिग्नेशन देने के बाद हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने के बाद इंटरेक्शन रहता है उनका। वो बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। ऑलरेडी इस पेपर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जो फॉर्मेशन कर रखा था, सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही थी जिसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे। बट स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उसमें था कि कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो अब तक नहीं लिया गया है। ये सब होता है। इसके बाद फाइनली जैसे ही मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो वहाँ पे सबसे पहले ये बिल जो है लाया जाता है लोकसभा में। ये बिल जैसे ही लोकसभा में 29 जुलाई को पास हो जाता है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। अगले दिन ये राज्यसभा से भी पास हो जाता है और आज है 3 अगस्त। अभी ये बिल जो है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया हुआ है, यानी कि प्रेसिडेंट इस पे अपनी जैसे ही रजामंदी देंगे ये बिल से सीधे एक्ट बन जाएगा। ये है हमारा पूरा प्रोसीजर कि कोई भी बिल किस तरीके से एक्ट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि मैं इसको बिल बोल रही हूँ, एक्ट नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि ये जो बिल है अभी ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया हुआ है, उनकी रजामंदी के लिए गया हुआ है। जैसे ही वो इस पे साइन कर देते हैं ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्ट बन जाएगा और फिर कानूनी प्रक्रिया इस पे चालू हो जाएगी। तो चलते हैं वापस से टॉपिक की तरफ। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि चर्चा में होने का रीजन क्या है। देखो, कोई भी चीज चर्चा में होने का रीजन सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल, याद रखेगा, बिल है 2026 वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, पास्ड इट एंड रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का एसेंट भी इसको मिल चुका है। अब आगे बात करें कि ये जो है ये क्या करेगा, ये लाया क्यों गया है। इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझाया कि बैकग्राउंड क्या था। अब इससे होगा क्या, ये पब्लिक एग्जामिनेशन जितने भी हैं उनका जो हमारा ऑलरेडी एक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 था उसको और टफ कर देगा। इसके बारे में बात करूं, ये जो 2024 का हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 है, ये लाया गया था नीट यूजी। जो 2024 वाला था ना वो लीक हो गया था। इसमें से कुछ 67 स्टूडेंट्स के ना बहुत मतलब हाईएस्ट स्कोर था और ग्रेस मार्क उनको जो दिया गया था उस पे एक तरीके से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस रेज किए। जो ग्रेस मार्किंग होती है ना उस पे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन रेज किए। स्टूडेंट्स ने बोला कि किस तरीके से ये दिए जा रहे हैं। और ये हुआ कहाँ था, पटना और हजारीबाग, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे। उसके बाद सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जांच के आदेश दिए थे और स्क्रूटनी में पता चला था कि ये पूरा एक सिंडिकेट था। उस सिंडिकेट को पकड़ा जाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में भंडाफोड़ किया जाता है। और फाइनली सीबीआई की जांच में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलती है, उनको पनिशमेंट मिलता है। और उसके साथ यहाँ पे एक एक्ट आ जाता है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। ये 2024 में एक एक्ट ऑलरेडी है। अब जब ऑलरेडी एक एक्ट है तो चीटिंग के लिए फिर से एक एक्ट क्यों ला रहे हैं, उसका रीजन है ये जो आप अभी, मैं इसके एक्ट के बारे में आगे बताऊंगी डिटेल में। ये जो एक्ट है ना ये उतना स्ट्रेंथन नहीं करता। इसमें जो ड्यूरेशन है वो कम है, इसमें नॉर्मल कोर्ट्स में हियरिंग होती है, इसके अलावा जो पनिशमेंट है वो कम है। तो अब क्या हुआ है कि इस वाले में इन्होंने पनिशमेंट को और टफ कर दिया, पनिशमेंट और फाइन को भी बढ़ा दिया है।
ठीक है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे इन्वॉल्व है, अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे इन्वॉल्व है, या फिर जो टेंडर लेने वाली एजेंसी है अगर वो इन्वॉल्व है, तो किस तरीके से हमें उसको जो है और ज़्यादा हार्डर पनिशमेंट देना है। इस वजह से ये जो एक्ट है, ये जो सॉरी बिल है, ये क्या करेगा, ये 2024 वाले एक्ट को स्ट्रेंथन करेगा और ताकत देगा। कैसे? टफर पेनल्टीज, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट अगेंस्ट पेपर लीक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड। 60 दिन के अंदर यहाँ पे जो है इनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ऐसा इस वाले बिल में मेंशन है। अगर रेलेवेंस की बात करें तो गवर्नेंस और एजुकेशन, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि की फीचर्स क्या हैं। अब ये जो बिल है ऐसा क्या चेंज किया 2024 वाले एक्ट से। देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे जैसे मैं बता रही थी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल लेवल लाइक मैं, आप या कोई सिंगल पर्सन, अगर वो चीटिंग में इन्वॉल्व है, अगर वो किसी भी तरीके के पेपर लीकेज में इन्वॉल्व रहता है, तो उसको 5 से 10 साल का इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा, जेल की सजा होगी। इसके अलावा उसको 50 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा। और यूपी गवर्नमेंट में ये जो फाइन है 50 लाख का नहीं है, ये 1 करोड़ का है। वो भी आगे डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे पहले 5 साल था, अब उसको 5 से 10 साल कर दिया। ये पहले 50 लाख नहीं था, पहले शायद 20 लाख कुछ था, उसको 50 लाख कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने ये किया। इससे पेपर लीक, चीटिंग, टेम्परिंग विद आंसर शीट, अनफेयर मीन्स एंड पब्लिक, कुछ भी आप कर रहे हो, आप पेपर लीकेज में इन्वॉल्व हो, किसी भी तरीके से आप पेपर लीकेज में इन्वॉल्व हो, तो आपको 5 से 10 साल की सजा होगी। इसके साथ आपके ऊपर 50 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा। इज इट क्लियर? अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रॉड करता है, ऑर्गेनाइज्ड मींस ग्रुप में, ठीक है, लाइक 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया, अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे लोगों से और कैसे भी न करके उनको जो है पेपर, जैसे हम उनको पहले से पेपर दे देंगे। जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ था 2021 वाला, 2024 वाला सॉरी। तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें कौन कौन लोग आएंगे, कोचिंग सेंटर माफियाज, क्रिमिनल सिंडिकेट्स, मिडलमैन, बिचौलिए जो होते हैं, और जो भी लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेम्परमेंट रहता है। जैसे एसएससी का पेपर लीक हुआ, तो आप देखोगे, आपने जो वीडियोस रीसरफेस्ड हुए थे उसमें साफ दिख रहा था किस तरीके से बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की अगर किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको मिनिमम 7 साल की सजा, मैक्सिमम मतलब 10 साल तक हो सकता है, और 10 करोड़ का फाइन है, यानी मिनिमम 10 करोड़ का फाइन है आपके ऊपर। ओके, अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? जैसे मैंने बोला, ऑनलाइन एग्जाम्स जब होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है कि टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने के बाद क्या होता है कि वो टेंडर जब जाता है, तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होता है उस टेंडर के लिए। तो उस सिचुएशन में जो भी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस समय, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर होगा 5 करोड़ का फाइन, 8 साल का डिवारमेंट। अच्छा, ये डिवारमेंट क्या होता है? डिवारमेंट का मतलब होता है कि आप 8 साल तक किसी भी तरीके का कोई टेंडर नहीं लोगे, ठीक है। आप 8 साल तक पूरी तरह से, आपके ऊपर सजा चल रही है, आपको जेल होगी, आपके ऊपर फाइन लगेगा, बट 8 साल तक आप किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम का टेंडर नहीं ले पाओगे। ये इसमें है डिवारमेंट। और मैनेजर्स और जो डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनको 5 से 10 साल की सजा और 5 करोड़ तक का जो है फाइन लगेगा। ये प्रोविजंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना लाख तक का फाइन है, कितना सजा है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। एंटी पेपर लीक, ओके। अब ये जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, मैंने आपको 2024 वाले एक्ट के बारे में बात की थी, ये वाला एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इसी का बेसिकली अमेंडमेंट है ये, ठीक है। क्या है? अमेंडमेंट है। तो इसमें क्या होगा, की डिफरेंसेस क्या हैं 2024 वाले एक्ट में और 2026 वाले एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट एक्ट में? फर्क अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है। पहला है कि यहाँ पे कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं हुआ करती थी पहले, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइमलाइन की। गवर्नर के पास बिल जाता है, कोई टाइमलाइन नहीं है, वो पॉकेट वीटो लगा के बैठे रहते हैं। तो जो टाइमलाइन का इशू है ना इंडिया में,
सबसे प्रायोरिटी पे है, इसीलिए यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं थी, बट अभी यहाँ पे 2 महीने के अंदर यानी 60 डेज के अंदर अंदर इसको आपको जो है क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसे स्पेशल टास्क फोर्स जैसा कुछ नहीं था 2024 में, बट 2026 में इन्होंने बोला कि इसके लिए सेंटर एक स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप करेगा। क्लियर? यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कोर्ट नहीं होता था, यहाँ पे आपको पता होगा कि एक डेजिग्नेटेड स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, डेजिग्नेटेड स्पेशल फास्ट कोर्ट बनाए जाएंगे। यहाँ पे कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे स्पेशली प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। टाइमलाइन, ट्रायल के लिए कोई टाइमलाइन नहीं, यहाँ पे डे टू डे ट्रायल होगा और 3 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट को फाइल करके देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है अपील के लिए भी कोई टाइमलाइन नहीं थी, बट यहाँ पे भी अपील के लिए भी वही सेम, जैसे टाइमलाइन ट्रायल के लिए 3 महीने है, वैसे ही अपील के लिए भी 3 महीने रहेगी। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर को पहले यहाँ पे सिर्फ 4 साल के लिए डिबार किया जाता, मतलब स्टार्टिंग जो ये 24 वाला एक्ट है इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता था उसको 4 साल के लिए डिबार करते थे, बट 2026 वाले में हमने क्या बोला, 8 साल के लिए डिबार किया जा रहा है। कितना? 8 ईयर्स। इसके अलावा पनिशमेंट की बात करें तो 3 से 5 साल का पनिशमेंट हुआ करता था पहले और 10 लाख तक का फाइन। यानी अगर आप चीटिंग में पाए गए, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, व्हाटएवर जो भी आपका वे था, बट आपको जो फाइन है वो 10 लाख तक का देना है और 3 से 5 साल की आपकी सजा हो जाएगी। ये था, मतलब बच्चे पुट्स आए, 3 से 5 साल ऐसे खत्म हो जाते हैं। बट अभी क्या हुआ, 5 से 10 साल का इम्प्रिजनमेंट यानी सजा, जेल, और 50 लाख तक का क्या है, फाइन। ठीक है, 50 लाख तक का फाइन है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो बिल है किस तरीके से ये जो प्रोसीजरल डिले जो है उससे कैसे निपटेगा, क्योंकि अभी हमने 2024 वाले में देखा कि कोई जो स्पेशल कोर्ट वगैरह, कोई डेडिकेटेड कोर्ट नहीं है, कोई टाइमलाइन ऑफ ट्रायल्स नहीं है, कोई टाइमलाइन फॉर अपील्स नहीं है। अभी ऐसा क्या कर रहा है, सबसे पहले तो 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है 2 महीने के अंदर अंदर करके दो, चाहे स्टेट करे, चाहे सेंटर करे, चाहे कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट के ऑर्डर पे कोई जो है एजेंसी काम कर रही है, उसको 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनका डेडिकेटेड कोर्ट्स जो है, मतलब इनकी जो सुनवाई होगी ना वो किसी नॉर्मल कोर्ट में नहीं होगी, इसके लिए जो डेडिकेटेड स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे उसी में इनकी सुनवाई की जाएगी। और जैसे मैंने बताया, चार्जशीट 3 महीने के अंदर और अपील करने का भी टाइमलाइन 3 महीने के अंदर दिया हुआ है। डे टू डे ट्रायल होगा ताकि कुछ अननेसेसरी एडजमेंट ना हो, कोई रीजन ना हो जिससे कि फालतू का कोई भी डिले ना हो, उस डिले को रोका जाना है। हमारा मेन मोटिव है वो जो डिले है ना उसको खत्म करना है। दूसरा हो गया कि ये भी जो ट्रायल की टाइमलाइन है वो 3 महीने में होगी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। अपील्स जो हैं वो 30 दिनों के अंदर फाइल की जाएंगी और 3 महीने के अंदर उनको डिस्पोज किया जाएगा। डिस्पोज करने का मतलब खत्म करना। इज इट क्लियर? इसके बाद और क्या है, अच्छा एक चीज बताती हूँ कि बिल इनिशियली वैसे बता दिया है कि बिल और बिल एक्ट कैसे बनता है, इनिशियली मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर मैं इनकी बात करूं तो आपने कुछ आर्टिकल्स अगर आपने पढ़े हो, आपको याद हो, सबसे पहले आपका आर्टिकल आता है 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, दैट मीन्स क्या मतलब है इसका? यार राइट टू इक्वालिटी को आप फेयर एग्जामिनेशन से कैसे जोड़ोगे? जैसे कि अब जैसे एग्जामिनेशन में चीटिंग होती है तो कुछ बच्चे जो लिटरली जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है उनका करियर ब्रेक हो जाता है, लाइक वो उस लिस्ट में नहीं होते। लिस्ट में नहीं होते तो क्या जो राइट टू इक्वालिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो है डिसमिस किया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी ऑफ फेयर एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन फेयर होने चाहिए। फेयर का मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़े होता है कि कुछ लोगों ने पैसे दे दिए और वो अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई कर लें
और जबकि एक मेरिट वाला बंदा जिसके अच्छे नंबर हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ किया है, वो ड्यू टू पेपर लीक हो जाने की वजह से या उसके पास उतना पैसा नहीं है देने के लिए, वो इस चीज से बाहर हो जाए। राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में दे रखा है ना, फेयर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 16। ये आप फंडामेंटल राइट्स में जब आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, आर्टिकल 16 कहता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, आर्टिकल 16 जब आप पढ़ते हो ना, तो 3 आर्टिकल्स पढ़ोगे जहां पे स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू वीमेन, रिलेटेड टू जो अपने ओबीसी और एससी एसटी। तो इन चीजों को छोड़ दें तो बाकी लोगों के लिए क्या है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। रोजगार की व्यवस्था, पेपर लीक हो रहा है तो क्या वो आर्टिकल 16 को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि सबको रोजगार का अवसर समान मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं पेपर लीक में। तो मेरिट बेस्ड जो सिस्टम हमने बनाया है, मेरिट बेस्ड जो सिस्टम है, उसका क्या हो रहा है? उसको कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा और क्या? एक और आर्टिकल हम सबका सबसे प्यारा आर्टिकल है जो कि हर चीज में आता है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ, अब ये कैसे जुड़ेगा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो भाई, पर्सनल लिबर्टी कैसे जुड़ेगा आर्टिकल 21 से? कितने लोग नीट वाले एग्जाम में भी आपने देखा होगा, जब पेपर लीक हुआ तो कितने लोगों ने सुसाइड किया? क्या उनको जीने का राइट नहीं था? उनको आर्टिकल 21 में राइट था ना जीने का, एक लिबर्टी, एक अच्छे से जीवन जीने का उनके पास राइट था, अधिकार था, बट स्टिल वो अधिकार पूरा नहीं हुआ ड्यू टू पेपर लीक, और कहीं ना कहीं उन्होंने सफर किया। अब सिर्फ उन्होंने सफर नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने भी सफर किया। तो इस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 14, 16, 21, ये हैम्पर होते हैं जब भी इस तरीके से कोई एक्टिविटी होती है, जब भी कोई पेपर लीकेज होता है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इसीलिए ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, ये इन 3 आर्टिकल्स को और स्ट्रेंथन करेगा, इनके जो लिखी हुई चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करेगा। अब गवर्नेंस पर्सपेक्टिव की बात करूं तो क्या है? ट्रांसपेरेंसी। जब आप मेंस लिखोगे, मेंस का पेपर, जैसे ही आप मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो, तो जब भी आप गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज पढ़ते हो, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 फैक्टर्स, 3-4 कीवर्ड्स हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी है? ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है वो हमारी ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या करेगा? इन्हांस करेगा। पब्लिक बेसिकली इंडिया की अगर बात करें तो जो मिडिल क्लास यूथ है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। अगर ये ड्रीम पूरा हो जाता है, अगर सोचिए कि अगर उसका वे जो है वो ठीक नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से आदमी टूट जाता है ना। वो कितना पैसा जो है इकट्ठा करके लगाता है अपनी एजुकेशन में, बट स्टिल उसको एक फेयर चांस नहीं मिलता, और उस फेयर चांस ना मिलने की वजह से उसके सारे ड्रीम्स जो होते हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरिटोक्रेसी और पब्लिक ट्रस्ट, जैसे ही पेपर लीक होता है तो क्या हो जाता है? एक तरीके से पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, यूथ का ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरिट बेस्ड जो हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश किया था उसको सेटअप करके रखना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एग्जाम माफियाज जो हैं उनको डेटर करना, उनको उनके अंदर एक खौफ पैदा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसीजर अच्छा हो, वो जैसे एक तरीके से डिसाइड किया गया है उसी तरीके से होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। सपोर्ट्स डिजिटल इंडिया थ्रू सिक्योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जामिनेशन। जैसे एसएससी का पेपर लीक हुआ तो उससे क्या होता है, हमें लगता है कि अगर कोई ओएमआर बेस्ड पेपर लीक हो रहा है तो चलो इसको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं, बट डिजिटली ट्रांसफर कर दिया, उसके बावजूद लीक हो रहा है तो हमें ज़रूरत है कि जो डिजिटल इंडिया का हमारा जो एम है, उस एम को फुलफिल करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो सिक्योर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए। जितना सिक्योर होगा उतना हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा।
अब कुछ चैलेंजेस हैं इस बिल के साथ, ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी होंगे। क्या? खाली पनिशमेंट जो है ना, अलोन जो पनिशमेंट है वो पेपर लीक नहीं खत्म कर सकता, किसी ना किसी तरीके से पेपर लीक होता ही रहेगा। तो ये भी एक चैलेंज है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है इंडिया में, और अभी आप देखो रूरल एरियाज में तो उतना अच्छा पहुंच भी नहीं पाया है, तो ये एक हमारा फ्लॉ है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज अगेंस्ट लोअर लेवल स्टाफ वाइल मास्टरमाइंड्स एस्केप। देखो किसी को कहते हैं ना कि बेसिकली बलि का बकरा बनाना, ठीक है, बलि का बकरा बनाना, बलि का बकरा, ठीक है, ये आपने सुना होगा, मुहावरा है। तो क्या होता है कभी कभी लीकेज का जो एलिगेशन है, जो उसका एलिगेशन है वो हम किसके ऊपर लगा देते हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, क्लैरिकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के ऊपर लगा के जो मेन मास्टरमाइंड है वो भाग जाता है, जनरली फरार हो जाता है। तो ये भी एक फ्लॉ है। कोऑर्डिनेशन इशू है, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आती है। और इन्वेस्टिगेशन में भले हमने एक स्टैट्यूटरी टाइमलाइन बता दिया कि 2 महीने में हमें फाइनल इन्वेस्टिगेशन देनी है, बट स्टिल क्या होगा, डिलेज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा नीड टू बैलेंस स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट विद प्रोसीजरल फेयरनेस। जो भी हमारा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, हमें स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट को हमें बैलेंस करना पड़ेगा किसके साथ, प्रोसीजरल फेयरनेस के साथ। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो वे फॉरवर्ड भी कुछ देना पड़ेगा। जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो, इफ इन केस अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बिल है इसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो, जैसे ही क्रिटिकली आएगा या फिर मैं ऐसे इसको एग्जामिन करने के लिए भी बोलूँ तो आप चैलेंजेस लिखोगे। जब आप चैलेंजेस लिखते हो तो उसके बाद आपको एक वे फॉरवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप इस पे अगर आंसर राइटिंग करो तो आप सीधे सीधे वे फॉरवर्ड लगा सकते हो। जैसे पहला है एंड टू एंड डिजिटल सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो जो जैसे व्हाट्सएप पे आप देखते हो ना, योर मैसेज आर इंक्रिप्टेड, यानी कि कोई और उनको नहीं पढ़ रहा, सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच का है। ये किसके बीच है, सेंडर और रिसीवर के बीच ही होना चाहिए, बीच में कोई और तीसरा पर्सन इसको नहीं पढ़ सकता, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता। ये कहा जाता है एंड टू एंड जो है डिजिटल सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन होना चाहिए। दूसरा एआई बेस्ड मॉनिटरिंग एंड ऑडिट ट्रायल्स होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन एजेंसीज, उनको इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना चाहिए पुलिस के साथ, साइबर सेल के साथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे एग्जामिनेशन अथॉरिटीज है उनके साथ, और जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो टाइमली पूरी हो, इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में ना जो हमारे विसल ब्लोअर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन को और इनहांस करने के, जैसे ये होते क्या है इनको समझा देती हूँ कि जैसे कोई कंपनी है ABC, इसमें यहाँ पे कोई काम कर रहा था, एक यहाँ का एम्प्लॉय था, उसको पता चला कि ये जो कंपनी है ये टेंडर लेती है एग्जामिनेशन का और इसने कोई पेपर लीक करने वाली है, ये बात इसको पता चल गई। अब ये वाली बात इसको जाके कहीं ना कहीं बतानी पड़ेगी, यानी कि किसी ना किसी अथॉरिटी को बताना पड़ेगा और उस अथॉरिटी को इसकी प्रोटेक्शन इन्हांस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोटेक्शन जितनी अच्छी होगी उतना ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरीके की चीज़ों में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या जो भी ये इस तरीके की अनफेयर चीज़ें होती हैं इनका भंडाफोड़ हो सकेगा, ठीक है। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी वाइल सेफगार्डिंग कैंडिडेट्स राइट, हमें ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये कुछ हमारे वे फॉरवर्ड है। लास्ट में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन अबाउट द अमेंडमेंट बिल 2026 इसी को लेकर के है। ये प्रोवाइड करवाएगा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल्स ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड ऑफेंसेस। यही बताया है इसीलिए तो आ रहा है। फर्स्ट इज करेक्ट, इट इंक्रीजेस द मिनिमम पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रॉड टू 7 years to imprisonment. It seeks to amend the Public Examination Prevention of Unfair Act 2024. तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? आप इसके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो आप बता दीजिए कमेंट में। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।